की प्रश्नावली 1.5 का प्रश्न क्रमांक 3 कि प्राकृत संख्याओं की समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए, यानी प्राकृत संख्याओं का जो समुच्चय है उसको सार्वत्रिक समुच्चय मानते हुए निम्नलिखित समुच्चयों के पूरक लिखिए। तो सार्वत्रिक समुच्चय यानी यूनिवर्सल सेट, तो इसे हम यू से दर्शाते हैं बराबर, तो यू बराबर यानी सार्वत्रिक समुच्चय जो है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो 1 2 3 4 5 से अनंत तक चली गई। तो पहला है इसका पूरक लिखना है x, जबकि x एक प्राकृत सम संख्या है। तो प्राकृत सम संख्या छोड़कर बाकी की कौन बची हैं? विषम प्राकृत संख्याएं। तो इसका पूरक जो होगा वो हो जाएगा, यदि हम इसे a से दर्शाते हैं तब a डैश क्या हो जाएगा? x जबकि x एक प्राकृत विषम संख्या है। अब विषम संख्या, ये सम संख्या है और विषम संख्या टोटल का अगर दोनों को मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा? यू बन जाएगा। अगर a यूनियन a डैश करें तो क्या बनना चाहिए? यू। तो ये हो जाएगा x, जबकि x एक प्राकृत विषम संख्या है। इसका दूसरा है कि x जबकि x एक प्राकृत विषम संख्या है, तो इसका उल्टा क्या होगा? इसका पूरक होगा, जो पूरक x जबकि x एक प्राकृत विषम की जगह क्या हो जाएगा? अब सम संख्या है। इसके पूरक लिखना है। तो जो दिया है वो u में से अलग करके बाकी का लिखना है अपन को। तो u में 1 2 3 4 5 6 अनंत तक प्राकृत संख्या है, तो प्राकृत विषम संख्या है इसमें, तो उसका पूरक हो जाएगा सम संख्या है। x जबकि x 3 का एक धन गुणज है, तो इसका पूरक होगा जो x जबकि पूरक इसका x जबकि x एक x जबकि x 3 का एक धन गुणज है, तो संख्या 3 का गुणज नहीं है। क्योंकि इसमें कौन सी संख्या आएंगी? इसमें 3 6 9 12 15 18 21 ये पूरी चली जाएंगी। तो वह छूट कर बाकी की कौन बच जाएंगी? जो 3 के गुणज नहीं है, यानी संख्या 3 का गुणज नहीं है। इसके बाद है चौथा कि x जबकि x एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य और भाज्य दोनों मिला दी जाए, अभाज्य और भाज्य, तो क्या बन जाएगी? प्राकृत संख्या। तो इसमें आएगा अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या छोड़ना है, बाकी का क्या लेंगे अपन? u में से। तो कौन सी अभाज्य संख्या छोड़कर बाकी के u में से? तो x जबकि x एक भाज्य संख्या, भाज्य संख्या है। या इसे अपन इस प्रकार लिख सकते हैं कि इसमें एक भी शामिल होगा। इसमें अभाज्य संख्या छूटी हैं, इसमें अभाज्य संख्या छूट गई हैं, तो भाज्य बाकी की बचेंगी भाज्य संख्याएं, इसमें भाज्य संख्या बचेंगी। तो ए हो जाएगा इसका आंसर कि x जबकि x एक भाज्य संख्या है। इसके बाद है 5वां क्वेश्चन, x जबकि x, यह पूरक लिखा है हमने। x जबकि x 3 और 5 के विभाजित होने वाली एक संख्या है। 3 और 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं, जो 3 और 5 से विभाजित, जैसे 15 है, 30 है, 15 30, ये वाली संख्या छूट जाएंगी, बाकी की शेष प्राकृत संख्याओं में से आ जाएंगी। तो इसका पूरक क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा कि x जबकि x 3 और 5 से विभाजित ना होने वाली संख्या। 3 और 5 से दोनों से विभाजित ना हो, यानी वो संख्या छूट जाएंगी कौन कौन सी? यानी 15 30 ये वाली संख्या छूट जाएंगी उसके पूरक में। इसके बाद दिया है 6वां, x जबकि x एक पूर्ण वर्ग संख्या है,
तो यहाँ लिख देंगे x, जबकि x एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसके पूरक में पूरक क्या हो जाएगा, x जबकि x एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, जी इसकी पूरक में आ जाएंगे। x जबकि x एक पूर्ण घन संख्या है तो इसका हो जाएगा कि x जबकि x एक पूर्ण घन संख्या नहीं है, यानी पूर्ण घन संख्या जैसे 1, 8, 2 का घन 8, 27, ऐसी ये संख्या 64, 125 ये सब छूट जाएंगी, तो बाकी की बचेंगी वो इसमें आ जाएंगी इसके पूरक में। x जबकि x एक पूर्ण घन संख्या नहीं है, यह इसका आंसर हो जाएगा। x जबकि x धन 5 बराबर 8, इसे हल करेंगी तो x धन 5 बराबर 8, 5 का पक्षांतर तो क्या आ जाएगा 3, तो इसमें लिखेंगे इसकी पूरक में पूरक बराबर होगा कि x जबकि x बिलोंग्स टू n कैपिटल N और x बराबर है 3 की। x जबकि x यहाँ 5 का पक्षांतर कर दें तो कितने आ जाएंगे 4, 2 से कट जाएगा 4 यानी 2 आ जाएगा, तो इसमें लिखेंगे x जबकि x बिलोंग्स टू n और x बराबर है 2 की, ये इसका पूरक हो जाएगा। यहाँ दिया है x जबकि x बड़ा या बराबर है 7 के, तो इसका पूरक क्या होगा। अब जितनी इसमें है जो संख्या वो 7 और 7 से बड़ी संख्या पूरी इसमें है, तो इसके पूरक में कौन, अब समुच्चय n में कौन सी बची, 1 से लेकर 6 तक बची, तो इसका मतलब अपन 1 से लेकर 6 तक यानी 7 से छोटी, तो अपन इसमें लिखेंगे कि x जबकि x बिलोंग्स टू n और x छोटा है 7 से, x छोटा है 7 से, इसका मतलब 7 से छोटा है, और प्राकृत संख्याएं हैं तो कौन सी आएंगी 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक। यहाँ इसको हल करें, 1 का पक्षांतर करेंगे तो 9, 2 से 9 कटेंगे नहीं यानी 9/2 यानी 4.5 यानी 4.5, तो और यहाँ क्या लिखा है बड़ा, यहाँ लिखा है बड़ा कि x, तो x जबकि x इसका मतलब है x का मान है जो 1 का पक्षांतर किया, दोनों पक्षांतर असमीका में पक्षांतर नहीं होता, दोनों पक्षों में से 1 घटेगा तो ये कट जाएंगे, यहाँ बचेंगे 9, दोनों पक्षों में 2 से भाग जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ रफ कर दें 2x धन 1 बड़ा है 10 से, 1 का मतलब दोनों साइड 1 घटाएंगे तो 2x बड़ा है कितना 9, तो x बड़ा है 9/2 से, यानी x का जो मान है वो बड़ा है 9/2 से, इसका मतलब 9/2 से जितनी ज़्यादा संख्या यानी 5, 6, 7, 8, 9 जी पूरी संख्या शामिल कहलाएं, तो इसका जो पूरक होगा x बड़ा है 9/2 से, यानी जी कितनी कहलाएं, x का मान जो इसमें कहलाएं 5, 6, 7 ये पूरी संख्या है। अब इसका पूरक जब ज्ञात करेंगे हम तो क्या आ जाएगा कि x छोटा है 9/2 से, x छोटा है 9/2 से, इसका मतलब है, और x बिलोंग कैसे कर रहा है n से, यानी 1, 2, 3, 4 संख्या शामिल हो जाएंगी, तो x जबकि x बिलोंग्स टू n और x छोटा है कैसे 9/2, यह हो जाएगा इसका पूरक। तो यह प्रश्न हो गया तीसरा। यह प्रश्न चौथा कि u बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a बराबर 2, 4, 6, 8 और समुच्चय b बराबर है 2, 3, 5 और 7, तो सत्यापित कीजिए कि a यूनियन b का होल डैश बराबर a डैश सर्वनिष्ठ b डैश, और दूसरा क्वेश्चन है इसका a सर्वनिष्ठ b का होल डैश बराबर a डैश यूनियन b डैश, यानी डी मॉर्गन नियम यहाँ हमको सिद्ध करना है। इस प्रश्नावली के सबसे मोस्ट क्वेश्चन ये 2 हैं जो परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो यह हल कर रहे हैं हम। तो पहले तो अपन ज्ञात करें कि a यूनियन b निकालें पहले, तो देखो हल a यूनियन b, तो a का मान कितना है 2, 4, 6 और 8, और यूनियन b का मान 2, 3, 5 और 7। अब इनका यूनियन ज्ञात करें तो कोई भी संख्या छूटे ना और कोई भी डबल नहीं लिखना है, तो 2, 3,
4 5 6 7 और 8। अब हमको ज्ञात करना था ए यूनियन बी का होल डैश, तो ए यूनियन बी तो ज्ञात हो गया। अब ज्ञात करें ए यूनियन बी का होल डैश बराबर, इसका मतलब होल डैश किस प्रकार निकालेंगे, जे पूरी संख्या छोड़कर काय में से यू में से, तो जे पूरी छोड़ दें तो फिर यू में क्या बचा, 1 और 9 और बचेंगी, तो यहाँ आ जाएगा 1 और 9। यह समीकरण 1 बना दिया। अब अपन को ज्ञात करना है ए डैश सर्वनिष्ठ बी डैश, तो पहले ए डैश निकालें अपन। ए डैश क्या हो जाएगा, जब ए बराबर 2 4 6 8 हैं तो ए डैश में क्या आएगा, 1 3 5 7 और 9, ये ए डैश। इसका बी डैश निकालें अपन, बी डैश तो बी में है 2 3 5 7, तो इसका जो बी डैश होगा वो आ जाएगा 1 4 5 छूट जाएगा, 6 7 छूट जाएगा, 8 और 9। अब ज्ञात कर रहे हैं अपन को क्या, ए डैश सर्वनिष्ठ बी डैश, तो ए डैश सर्वनिष्ठ बी डैश बराबर, तो ए डैश का मान है 1 3 5 7 और 9। सर्वनिष्ठ बी डैश का मान कितना है, 1 4 6 8 और 9। अब इसका दोनों का सर्वनिष्ठ निकालें, तो सर्वनिष्ठ देखें, एक यहाँ है एक यहाँ, तो 1 9 इसमें है 9 इसमें, और कोई मिल रहा है क्या सर्वनिष्ठ में, नहीं, ये मिल जाएगा दूसरा। तो 1 व 2 से, 1 व 2 से दोनों की मान कैसे आ रहे बराबर, इसलिए ए यूनियन बी का होल डैश बराबर होता है ए डैश सर्वनिष्ठ बी डैश की। जी सिद्ध हो गया। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है ये। इसका दूसरा क्वेश्चन है जो वो है कि ए सर्वनिष्ठ बी का होल डैश बराबर सिद्ध करना है अपन को ए डैश यूनियन बी डैश की। तो पहले ए सर्वनिष्ठ बी ज्ञात करें, तो हल ए सर्वनिष्ठ बी, ए का मान कितना है 2 4 6 और 8। सर्वनिष्ठ बी का मान कितना है 2 3 5 और 7। अब सर्वनिष्ठ निकालें पहले, सर इसमें जो कोष्टक के अंदर है वो हल करना है पहले। तो अब ए सर्वनिष्ठ बी का मान आ जाएगा 2 यहाँ है 2 यहाँ है, और कोई संख्या मिल रही नहीं, तो यानी इसका मान आ जाएगा केवल 2। अब हमको ए सर्वनिष्ठ बी का मान तो 2 है, लेकिन उसका क्या ज्ञात करना है, होल डैश, इसका मतलब इसका पूरक। तो ए सर्वनिष्ठ बी डैश का पूरक बराबर, तो 2 छोड़कर यू में से ले लें, तो 1 से लेकर 9 तक संख्या है, तो इसमें से आ जाएगा 1 2 छोड़ देंगे, अब 3 4 5 6 7 8 और 9, यह तीसरा बन गया। अब ए सर्वनिष्ठ बी का होल डैश तो ज्ञात कर लिया। अब ज्ञात करना है ए डैश यूनियन बी डैश, तो ए डैश यूनियन बी डैश बराबर, तो ए डैश का मान तो पहले ए डैश रखें अपन, ए डैश अभी निकाला था अपन ने जी। ए डैश का मान है 1 3 5 7 9 और बी डैश है 1 4 6 8 9, तो इसका मान है क्या, ए डैश का मान है 1 3 5 7 9 यूनियन बी डैश का मान है 1 4 6 8 और 9। अब ज्ञात करना है यूनियन में कोई भी संख्या छोड़नी नहीं और कोई भी डबल नहीं लिखना है। तो यहाँ देखो 1 के बाद 2 तो है नहीं, तो अब लिखेंगे 3 के बाद 4 5 6 7 8 और 9, डबल किसी में लिखते नहीं है अपन, ये बन जाएगा चौथा। तो अब देखो 3 और 4 से क्या जी दोनों बराबर हैं, तो 3 व 4 से, यानी ए सर्वनिष्ठ बी का होल डैश बराबर है ए डैश यूनियन बी डैश की। यह सिद्ध हो गया। यह 2 क्वेश्चन परीक्षा में जरूर पूछे जाते हैं। यह प्रश्न 5, निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए उपर्युक्त बेन आरेख खींचिए। तो बेन आरेख, इनका निर्माण जॉन बेन ने किया था, इसलिए इसे बेन आरेख के नाम से जाना जाता है। ए यूनियन बी डैश निकालें, तो ए यूनियन बी डैश किस प्रकार, ये है यू, इसमें एक समुच्चय है ए और यह समुच्चय कहलाया बी। अब अगर हमको ए यूनियन बी भर ज्ञात करना होता तो यह भीतर वाला भाग पूरा अपन भर देते,
छायांकित कर देते पूरा, तो ये कहलाता है ए यूनियन बी, पूरा का पूरा। यानी कितना हो जाता, ये यहाँ से लेकर ये पूरा है ए यूनियन बी, लेकिन उस पर क्या लगा है, डैश। इसका मतलब है ए वाला पूरा हिस्सा छोड़कर यू में से, यानी जैसे अपन ए यूनियन बी ज्ञात किया और तो ए यूनियन बी ये हो गया पूरा दोनों। अब उसका अगर हमको जब डैश ज्ञात करते हैं तो ये छोड़कर यू में से लेते थे, तो इसका मतलब ये हिस्सा छोड़कर यू में से लें अपन, तो कौन सा आ जाएगा, जे वाला भाग बाहर का। यह बाहर वाला भाग पूरा छायांकित करना है। देखो ये हो जाएगा कौन सा, यह छायांकित कर देना है। ये हो गया अपना छायांकित करना है, भीतर का भाग नहीं छायांकित। अगर इस पर डैश नहीं होता तो हो जाता ये भीतर वाला छायांकित और ए छूट जाता, लेकिन उस पर डैश लगा है, इसका मतलब ये पूरा छोड़कर यू में से तो ये यू का पूरा भाग है, तो यह हो गया, ये हो गया क्या अपना ए यूनियन बी डैश। दूसरा है इसका जे यू, जे ए और ये बी, जे समुच्चय ए है, जे समुच्चय बी है, जे यूनिवर्सल सेट है। तो इसमें क्या ए डैश, इसका मतलब क्या होता है, देखो ए डैश सर्वनिष्ठ बी डैश बराबर होता है। अभी अपन ने इसके पहले डी मॉर्गन नियम में अपन ने सिद्ध किया था कि इसका मतलब होता है ए यूनियन बी का होल डैश। अगर इसका डैश निकालें अपन, ए यूनियन बी का होल डैश, चौथा प्रश्न में सिद्ध किया है जो, वो होगा ए यूनियन बी का होल डैश बराबर ए डैश सर्वनिष्ठ बी डैश। तो इसका मतलब इसके बराबर होता है, तो ये ए और ये तो दोनों एक ही हैं, इसका मतलब है इसको भी कौन सा भाग छायांकित करेंगे अपन, यही बाहर वाला, जी बाहर वाला इसमें हो जाएगा। यह हो गया कौन सा, दूसरा वाला क्वेश्चन। यहाँ लिख देना है ए डैश सर्वनिष्ठ बी डैश, चूंकि ये बगल से लिख देना है डी मॉर्गन नियम, डी मॉर्गन नियम से ए का डैश सर्वनिष्ठ बी का डैश बराबर ए यूनियन बी का होल डैश। तो अपन इसका जो ए और जी बराबर हैं दोनों, तो उसी प्रकार भरेंगे अपन, ये भी छायांकित भाग बाहर वाला, ये छोड़ देंगे भीतर का। इसके बाद है तीसरा ए सर्वनिष्ठ बी का होल डैश। ये क्या है, ए सर्वनिष्ठ बी का होल डैश। तो पहले तो ए यूनियन, ये ए हो गया, यह समुच्चय बी, ये ए बी, ये क्या लिखा, ए सर्वनिष्ठ बी। ए सर्वनिष्ठ बी कौन सा हिस्सा होता है, ये वाला, ए है ए सर्वनिष्ठ बी, ये वाला भीतर का। ये सर्वनिष्ठ है, तो ये सर्वनिष्ठ है, लेकिन उसके बाद क्या लिखा है, उस पर डैश। इसका मतलब है इतना भाग भर छोड़ दें अपन जे वाला, और बाकी का पूरा यू में से लेना है। तो किस प्रकार लेंगे, देखो जे छोड़ दें अपन को यहाँ तक, देखो ये हो जाएगा कौन सा, यहाँ कौन सा भाग छूटा है, ये वाला, ए और ए भाग छूट गया है। ये क्या है, सर्वनिष्ठ दोनों का, तो इसका मतलब ए सर्वनिष्ठ बी का होल डैश बराबर ही होगा यहाँ जी वाला हिस्सा। इसके बाद एक और है, ये यूनिवर्सल सेट, यह समुच्चय ए, यह समुच्चय बी। इसमें दिया है ए डैश यूनियन बी डैश, ये काय के बराबर होता है, तो ए डैश यूनियन बी डैश बराबर होता है ए सर्वनिष्ठ बी का होल डैश। ये दोनों बराबर होते हैं, इसका मतलब है ए सर्वनिष्ठ बी का होल डैश, तो ए वाला भाग
तो इसके बराबर, यानी जी और जी दोनों कैसे हैं बराबर, तो इसमें भी कौन सा भरेंगे अपन, ये बाहर वाला भर। देखो जिस सर्वनिष्ठ फिर छूट जाएगा इसमें, यानी जी और जी दोनों एक ही है, इसमें नहीं भरना है, जी वाला अलग रहना है। जी छायांकित कर देना है अपन को। ये कौन सा हिस्सा हो गया, ए डैश यूनियन बी डैश, तो यह आ गए होंगे समझ में ये। इसके बाद है प्रश्न 6वां कि मान लीजिए कि किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्वत्रिक समुच्चय U है, यदि A उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय है जिनमें कम से कम एक कोण 60 अंश से भिन्न है, तो A डैश क्या होगा। अब U क्या है, U है यहाँ सभी त्रिभुजों का सार्वत्रिक समुच्चय U है, त्रिभुजों का सार्वत्रिक समुच्चय, त्रिभुजों का सार्वत्रिक समुच्चय है U। और A क्या है, A है उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय जिनमें कम से कम एक कोण 60 अंश से भिन्न है। जी है A उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय, उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय जिनमें कम से कम एक कोण 60 अंश से भिन्न है। इसका मतलब U तो सभी त्रिभुजों का समुच्चय कहलाओ, इसमें सभी त्रिभुज आते हैं। A में कौन से त्रिभुज आएंगे, उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय जिनमें कम से कम एक कोण 60 अंश से भिन्न हो। मतलब भी जा कह रहे ऐसा कोई त्रिभुज ना हो जिसके पूरे कोण 60 ही 60 के आ जाएं, क्योंकि एक कोण अगर तीनों कोण 60-60 अंश के होंगे तो वो समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। तो वो ये बोल रहे हैं कि कम से कम एक कोण तो 60 अंश से भिन्न होना ही चाहिए, मतलब तीनों कोण 60 अंश के ना हो, एक कोण 60 अंश का से भिन्न हो, या दो भी हो या तीनों हो, लेकिन कम से कम एक कोण तो 60 अंश से भिन्न होना चाहिए। इसका मतलब इसमें कभी भी समबाहु त्रिभुज का जो समबाहु त्रिभुज है वो नहीं आएगा इस सेट में, क्योंकि समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण 60 अंश के होते हैं। लेकिन इसमें क्या लिखा है कि A उन सभी त्रिभुजों का समुच्चय जिनमें कम से कम एक कोण तो 60 अंश से भिन्न हो। तो इसका मतलब इस त्रिभुजों में जो समबाहु त्रिभुज है वो तो कभी आएगा नहीं, तो इसके पूरक में क्या आ जाएगा, तो A का पूरक आ जाएगा समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय, समबाहु त्रिभुजों का समुच्चय, ये इसका पूरक में हो जाएगा। इसके बाद है निम्न कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों को भरिए। तो यहाँ दिया है A यूनियन A डैश, जब हम A का यूनियन A डैश के साथ करेंगे अगर यूनियन, तो वो क्या बनता है, U ही U बन जाएगा। उदाहरण से समझ लें, जैसे A के अवयव जैसे U में है 1 2 3 4 5, A में है 1 और 2, तो A डैश में क्या बन जाएगा, A 1 और 2 है तो फिर 2 इसमें बनेंगे 3 4 और 5। जब हम इनका यूनियन करेंगे तो क्या आ जाएगा U। A सर्वनिष्ठ A डैश, या इसका इससे निकाले पहले दूसरा, फाई का अगर सर्वनिष्ठ A के साथ निकालें, फाई डैश है, फाई डैश, तो फाई डैश का मतलब क्या होता है, पूरा U, फाई डैश का मतलब है U, फाई डैश का के बराबर होता है U के। और U सर्वनिष्ठ A करें अपन हम, तो U में तो पूरे अवयव आएंगे और A में जितने A तो समुच्चय है, उपसमुच्चय है, तो इसका मतलब जब हम इनका सर्वनिष्ठ निकालेंगे तो डायरेक्ट A ही आ जाएगा। क्या आएगा इसमें, A, क्योंकि U का मान अगर अपन 1 2 3 4 5 लें और A में 1 और 2 लें, तो फिर इसका सर्वनिष्ठ जब निकलेगा तो 1 और 2 ही आएगा। इसका मतलब क्या आ जाएगा, A सर्वनिष्ठ A डैश, अगर हम A का सर्वनिष्ठ A डैश के साथ निकालें, जैसे A में 1 2 है, जब उसका डैश निकालेंगे तो 1 2 तो आएगा नहीं, यानी 3 4 5 आएंगे, तब इसका हम सर्वनिष्ठ निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, फाई, क्योंकि कोई भी सर्वनिष्ठ नहीं मिलेगा। अगर U डैश, U का डैश, इसका मतलब होता है U डैश का मतलब फाई, क्योंकि फाई डैश बराबर U और U डैश बराबर फाई। सर्वनिष्ठ है काय में का A के साथ, तो फाई का मतलब रिक्त कुछ भी नहीं, तो उसका सर्वनिष्ठ A के साथ निकलेगा तो कुछ भी, यानी फाई ही आएगा, क्योंकि कोई भी संख्या नहीं मिलेगी कि दोनों में सर्वनिष्ठ हो, क्योंकि फाई तो रिक्त समुच्चय है और A का मान मान लो 1 और 2 है, तो इनका जो सर्वनिष्ठ होगा वो तो कुछ भी नहीं, क्योंकि यह रिक्त समुच्चय इसके 1 और 2,
यानी इसका रिक्त आ जाएगा, रिक्त समुच्चय, इसका मतलब है फाई। यह इसके आंसर हो गए। यानी ये प्रश्नावली 1.5 अपनी समाप्त हो गई।